वेलकम टू रियल जी के एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम देख रहे हैं पटवारी चयन परीक्षा 2023 के 21 मार्च सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस आंसर। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको प्रतिदिन एग्जाम एनालिसिस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हम देने का प्रयास करते हैं। इसके पहले हमने 15 मार्च से लगाकर सारे अपलोड कर दिए हैं। आज हम 21 मार्च का वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षा में आ रहे हैं, क्या लेवल रहने वाला है, एमपीजीके से कितने आ रहे हैं, हिंदी के कितने क्वेश्चंस बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो सभी आप इनको देखने के लिए वीडियो पूरा देखें। तो पहला प्रश्न है हमारा कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। दोस्तों, हमारे इंडिया के वन ऑफ द यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, तो इनको फांसी कब दी गई थी? तो इनको दी गई थी 23 मार्च 1931। कब? 23 मार्च 1931 के दिन इनको फांसी दी गई थी। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? शहीद दिवस भी मनाते हैं, जो कि कल ही निकला है शहीद दिवस। तो 23 मार्च 1931 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधिया साम्राज्य के समय ग्वालियर राजधानी कब बनाई गई थी। तो यानी दोस्तों, जब सिंधिया साम्राज्य था उस समय इनकी दो राजधानियां हुआ करती थी, एक इंदौर और दूसरी ग्वालियर। तो प्रश्न बोल रहा है कि ग्वालियर राजधानी कब बनाई गई थी। तो बनाई गई थी 1810 में। कब? 1810 में। अगला प्रश्न हमारा हिंदी से, सरस्वती का पर्यायवाची क्या है। तो जो सरस्वती है उसका पर्यायवाची क्या है? तो वो हो जाएगा शारदा। क्या हो जाएगा? शारदा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आज हम टोटल ना 60+ क्वेश्चन देखने वाले। कितने? टोटल 60+ क्वेश्चन। तो आप पूरा देखें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फिर अगला हमारा प्रश्न है मौर्य वंश किसके बाद समाप्त हो गया था। तो जो हमारा मौर्य साम्राज्य था, मौर्य वंश, वो किसके बाद समाप्त हो गया था? तो बृहदत्त। कब? बृहदत्त। तो दोस्तों, जो हमारा बृहदत्त है ये मौर्य वंश का क्या था? अंतिम राजा था, अंतिम सम्राट था। तो मौर्य वंश समाप्त कब हो गया था? बृहदत्त के बाद बिल्कुल ये समाप्त हो गया था, यानी डिक्लाइन कर गया था। अगला फिर हमारा करंट प्लस स्टडी का क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त? तो वो है हमारे राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और ये किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। तो दोस्तों, आपको किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री याद रखना हो तो उसका क्रम जरूर याद रखें। फिर हमारे जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जो सीजीआई होते हैं, उनका भी आप क्रम याद रखें। तो क्रम भी क्योंकि परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वह है राजीव कुमार, जो कि 25वें नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का, कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है। तो जो हमारा कीबोर्ड होता है वो किस प्रकार की डिवाइस है? तो वो हमारी इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि क्रम जरूर याद रखते हैं। तो जो दोस्तों न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े थे, ये मध्य प्रदेश के कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? कितने नंबर के? तो 21वें नंबर के। कितने? 21वें नंबर के। फिर दोस्तों, बाद में ये भारत के भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, शरद अरविंद बोबड़े। उसके पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस थे, और उनका नंबर कितना था? 21वें नंबर के ये थे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है जल विलास पैलेस महल कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, जो जय विलास पैलेस महल है ये कहाँ पर है? तो ये हमारे ग्वालियर में पड़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। ग्वालियर में 102 प्रसिद्ध और किले भी हैं। अगला प्रश्न है हमारा वर्षा वर्मन को एकलव्य पुरस्कार कब मिला था। तो जो वर्षा वर्मन है, इनको एकलव्य पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था 2013 में। कब? 2013 में। चलिए अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा साइंस का क्वेश्चन है ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या असर पड़ेगा। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो जो हमारा पृष्ठ तनाव है उस पर क्या असर पड़ेगा? तो जो पृष्ठ तनाव है वो क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। साइंस का क्वेश्चन है। फिर अगला प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से कि बोरी अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया था। कौन सा? जो बोरी अभ्यारण्य है ये कब स्थापित किया गया था? तो 1862। कब? 1865 में इसको स्थापित किया गया था। और किस राज्य किस जिले में पड़ता है ये? तो हमारे होशंगाबाद जिले में पड़ता है, यानी कि नर्मदापुरम में। तो बोरी अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया था? 1865। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था। क्या था? ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो दोस्तों वो था माउंट बेटन। क्या था? माउंट बेटन। इनको कोई लाड वाड बोलने की जरूरत नहीं है, एक नंबर के चोर थे। तो ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो वो था माउंट बेटन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के चावल के साक्ष्य कहाँ पर मिले। तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें सबसे पहले चावल की खेती के ये चावल के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले? तो वो मिले दोस्तों लोथल से। कहाँ से? लोथल से। अगला प्रश्न है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है। तो जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इसमें सबसे नंबर पर है हमारा बिहार राज्य। कौन सा? बिहार राज्य इसमें बिल्कुल टॉपर है, बिहार राज्य। अगला करंट का प्रश्न है धनगढ़ मौत मामले में किस ओलंपिक चैंपियन को रेलवे ने अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। तो वो दोस्तों सुशील कुमार। कौन है? सुशील कुमार, क्योंकि इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर जो धनगढ़ नाम के जो खिलाड़ी थे, रेसलर थे, उनकी हत्या कर दी थी, इसलिए इनको क्या कर दिया? निलंबित कर दिया गया और वर्तमान में जेल में भी है। तो धनगढ़ मौत मामले में किस ओलंपिक चैंपियन को अगले आदेश तक निलंबित किया गया है? तो सुशील कुमार को निलंबित किया गया है। अगला प्रश्न है जल को शुद्ध करने के लिए किस केमिकल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सभी को पता होगा क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का। तो जब हम जल को शुद्ध करते हैं तो किस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं? क्लोरीन का। आपने देखा होगा घरों में भी क्लोरीन की गोलियां वगैरह आती हैं, तो क्लोरीन का इस्तेमाल हम करते हैं।
फिर अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब से लागू हुआ? जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है इसको कब से लागू किया गया है? तो 12 अप्रैल 2005 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 अप्रैल 2005। फिर अगला प्रश्न है, पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया को प्रतिष्ठित तेंजिंग नोरगे पुरस्कार कब मिला? तो दोस्तों ये मिला था इनको 29 अगस्त 2020 को। कब? 29 अगस्त 2020 को। यानी कि खेल से जुड़े हुए काफ़ी प्रश्न पूछे थे 21 मार्च के दिन, थोड़ा सा आप उस पर भी ध्यान रखें। जैसे कि एकलव्य पुरस्कार का पूछ लिया है, फिर सुशील कुमार वाला क्वेश्चन, पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया वाला पूछ लिया है कि इनको तेंजिंग नोरगे पुरस्कार कब मिला था? तो मिला था 29 अगस्त 2020 को। अगला प्रश्न है, उद्योग से निकलने वाले प्रदूषण को हम क्या बोलते हैं? तो जो उद्योग, जो हमारी इंडस्ट्री पॉल्यूशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं वायु प्रदूषण। क्या बोलते हैं? वायु प्रदूषण। दोस्तों ये वायु उद्योग है ना, सभी प्रकार का प्रदूषण करते हैं। ये वायु प्रदूषण भी करते हैं, सोइल प्रदूषण भी करते हैं, मिट्टी प्रदूषण, फिर जल प्रदूषण भी करते हैं, वेस्टेज पानी निकाल के, और नॉइज भी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें भी आती है कारखानों से। तो उद्योग से निकलने वाला प्रदूषण को क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण बोलते हैं। फिर अगला प्रश्न हिस्ट्री का है, गुप्त साम्राज्य का पतन किसने किया? कौन सा जो हमारा गुप्त साम्राज्य था इसका पतन किसने किया? तो वो किया है हुनों ने। किसने? हुनों ने। तो गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हुनों ने। फिर अगला प्रश्न है, होलकर स्टेडियम इंदौर की स्थापना किसने की थी? तो जो हमारा इंदौर में होलकर स्टेडियम है, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र इंटरनेशनल स्टेडियम बचा है जहाँ पर मैच होस्ट किए जाते हैं, तो होलकर स्टेडियम इंदौर की स्थापना किसने करी थी? तो वो करी थी 1926 में महाराजा यशवंतराव होलकर ने। किसने? महाराजा यशवंतराव होलकर ने 1926 में इंदौर के क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न हमारा, गैल्वेनीकरण करने से किस धातु की प्राय जला जाती है? तो दोस्तों देखा होगा आपने, जो प्राय हमारे जो चद्दर वगैरह होते हैं उसके ऊपर गैल्वेनीकरण किया जाता है, उस पर एक अलग प्रकार की धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो होती है जिंक। कौन सी होती है? जिंक। क्या होती है? जिंक। इसलिए आपने देखा होगा लिखा रहता है जिंक कोटेड प्लेट्स। क्या लिखा था? जिंक कोटेड चद्दर। क्योंकि गैल्वेनीकरण करने से किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो हमारी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। फिर अगला प्रश्न है, रूप सिंह स्टेडियम में पहला मैच कब हुआ था? तो जो रूप सिंह स्टेडियम है यहाँ पर पहला मैच कब हुआ था? तो वो होता 22 जनवरी 1988। 22 जनवरी 1988 को जो कि हमारा रूप सिंह स्टेडियम, जो कि ग्वालियर में, कहाँ पर है? ग्वालियर में। तो यहाँ पर क्या होता? पहला मैच होस्ट किया गया था। हालांकि अब यहाँ पर मैच नहीं होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 22 जनवरी 1988। याद रखें आप, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये हमारे ग्वालियर में है। और जो रूप सिंह है दोस्तों, क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं थे, कभी से प्रश्न पूछ लें। रूप सिंह हॉकी खिलाड़ी थे, बस इनके नाम पर क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। तो रूप सिंह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो ये हमारे हॉकी खेल से जुड़े हुए थे। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जो आर्टिकल 21 है हमारा, वो किससे जुड़ा हुआ है? तो जुड़ा हुआ है राइट टू लाइफ से। कैसे? राइट टू लाइफ यानी कि जीवन जीने का अधिकार। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो हमारे जीवन के अधिकार से बिल्कुल करेक्ट, जो कि हमारे भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। अगला प्रश्न हमारा, जीन्स किसके बने होते हैं? तो जो हमारे जीन्स होते हैं वो काय के बने होते हैं? तो वो बने होते हैं डीएनए के। काय के? डीएनए के। चलिए कमेंट में डीएनए का फुल फॉर्म बताइए मुझे। तो जीन्स किससे बने होते हैं? तो वो डीएनए के बने होते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में 2020 में कितने लोग पंजीकृत बेरोजगार थे? तो वो थे टोटल कितने? 20 लाख। यानी दोस्तों मध्य प्रदेश में कितने? 20 लाख टोटल पंजीकृत क्या थे? बेरोजगार थे। और जो हम लेटेस्ट आंकड़ा देखे तो वो 37 लाख। कितना? 37 लाख, यानी 7 लाख और बेरोजगार बढ़ गए हैं। तो मध्य प्रदेश में 2020 में कितने लोग पंजीकृत हुए थे? तो वो थे 30 लाख। अगला प्रश्न है, चक्रव्यूह चरुआ मंदिर से संबंधित शिलालेख है। तो आप याद रखें इसको, चक्रव्यूह चरुआ मंदिर से संबंधित शिलालेख कौन सा है? तो वो है मोड़ी लिपि के शिलालेख। कौन से? मोड़ी लिपि के शिलालेख। हालांकि प्रश्न नया है, पहली बार पढ़ रहा हूँ मैं भी इसको। तो चक्रव्यूह चरुआ मंदिर से संबंधित शिलालेख कौन सा है? तो वो है मोड़ी लिपि के शिलालेख। अगला हमारा, एक एटीपी में कितनी कैलोरी होती है? जो हमारा एक एटीपी होता है इसमें कितनी कैलोरी होती है? तो 7.3 किलो कैलोरी इसमें होती है। तो एक एटीपी बराबर 7.3 किलो कैलोरी। फिर अगला प्रश्न है, मेघा परमार का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये क्या है? पर्वतारोही। क्या है? पर्वतारोही है। और किस जिले से बिलोंग करती है? मध्य प्रदेश के। तो सीहोर जिले से। कहाँ से? सीहोर जिलों से बिलोंग करती हैं। और ये मध्य प्रदेश की सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वुमन है। कौन? मेघा परमार। हालांकि एक और भी छिंदवाड़ा से भावना डेहरिया। तो दोनों में कंफ्यूजन चलता है, लेकिन ऑफिशियली इनको माना जाता है कि मेघा परमार का संबंध किससे है? पर्वतारोही से है। और जो हमारा मध्य प्रदेश का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो मेघा परमार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्वतारोही। और किस जिले से बिलोंग करती है? तो सीहोर जिले से। अगला प्रश्न है, विश्व सांख्यिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब गठित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर 2010 को। तो प्रतिवर्ष इसको हम 20 अक्टूबर को मनाते हैं। और सबसे पहले इसको मनाने की शुरुआत कब से करी थी हमने? तो करी थी 2010 से। तो 10 का डबल कर दीजिए 20, तो तारीख आ जाएगी। और जो हमारा अक्टूबर होता है वो 10वां महीना ही होता है, तो इसको याद करना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। तो 20 अक्टूबर 2010, यानी कि दोस्तों 10 से मनाना शुरू किया, 10 का डबल कर देंगे तो 20, और अक्टूबर याद रखना है तो 10 से, है ना। तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन में हो गया है। तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब गठित किया गया था? तो 20 अक्टूबर 2010 को इसको गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक कौन सा है? दोस्तों कोई भी शिफ्ट देख लो आप, 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक डेली एक एसआई मात्रक पूछा रहा है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ
कि आप इसको जरूर पढ़ लें क्योंकि डेली एक एसआई मात्रक परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो वो है पास्कल। क्या है, पास्कल। जो हमारा प्रेशर होता है, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, वो है पास्कल। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है ध्वनि को मापने की इकाई क्या है दोस्तों, तो वो है डेसिबल। हमने जब 5th क्लास में पढ़ लिया इसको। तो ध्वनि को मापने की इकाई क्या है, वो होती है हमारी डेसिबल। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है मनुष्य की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी वो है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। कितनी, 25 सेंटीमीटर। यानी दोस्तों जब हम कोई बुक वगैरह लेकर पढ़ते हैं और उसको 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं और हमें स्पष्ट अक्षर दिखाई देते हैं, यानी कि आपकी जो क्या है, आपका विजन बिल्कुल क्लियर है। तो मनुष्य की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो वो है 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं हम जो कि परीक्षा में पूछे गए आपके। अगला हमारा बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में बनाया गया, तो दोस्तों 1865 में इसको बनाया गया। कब, 1865 में। और ये किस जिले में पड़ता है, तो हमारे होशंगाबाद जिले में पड़ता है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। साथ दोस्तों होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों हमारे अभ्यारण्य जैसे कि रालामंडल अभ्यारण्य प्रदेश का छोटा अभ्यारण्य इंदौर में, तो ये परीक्षा में पूछा था। फिर हमारा नौरादेही है जो कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, वो परीक्षा में पूछ सकते हैं। फिर दोस्तों बोरी तो एमपी की लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता ही रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। तो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में, तो हमारे होशंगाबाद जिले में है। फिर अगला प्रश्न है ऊतक किससे मिलकर बनते हैं, तो जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, तो वो सेल से मिलकर बनते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बनता है टिश्यू से फिर क्या, सबसे पहले दोस्तों हमारे क्या बनते हैं, सेल बनते हैं। फिर बनते हैं हमारे टिश्यू, और टिश्यूज क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं हमारे ऑर्गन। तो CTO है ना, ये आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले बनेगी हमारी सेल, फिर बनेगा टिश्यू और फिर बनेगा हमारा ऑर्गन यानी कि अंग। तो ऊतक किससे मिलकर बनते हैं, और कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। अगला प्रश्न है अमीनो अम्ल कौन से समूह से संबंधित हैं, तो जो हमारा अमीनो एसिड है, अमीनो अम्ल, ये किस समूह संबंधित है, तो NH2 एंड COOH। किससे, NH2 और CO, चलिए लिखने में नहीं आ रहा है, तो NH2 और, माउस नहीं चल रहा है, अमीनो अम्ल कौन से समूह संबंधित हैं, तो NH2 एंड COOH। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तानसेन समारोह कहाँ पर आयोजित होता है, तो दोस्तों ये ग्वालियर में। ये प्रश्न अभी 2 दिन पहले भी शिफ्ट में पूछा जा चुका है, डबल रिपीट हो गया है। तो तानसेन समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो दोस्तों ये ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है हृदय कौन से ऊतक से बना होता है, तो जो हमारा हार्ट है, हृदय है, ये कौन से ऊतक से बना होता है, तो ये पेशी ऊतक से बना, किससे, पेशी ऊतक से बना होता है। बाकी ये हार्ट है, लेकिन ऐसा हार्ट होता नहीं है ना, हार्ट आपने देखा ही होगा फोटो में, ये तो बस मन से मान लिया हमने। हृदय कौन से ऊतक से बना होता है, तो पेशी ऊतक से बना होता है। अगला है हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा होता है, जो हमारे दोस्तों हवा है, एयर, इसमें सबसे ज़्यादा प्रचुर घटक कौन सा है, तो वो है नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन लगभग 78% है, कितना, 78% क्या है, नाइट्रोजन है। तो हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है, वो है हमारा नाइट्रोजन। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश में कितने आयुध कारखाने हैं, तो दोस्तों मध्य प्रदेश आयुध कारखाने की बात करें तो वो कितने, 6, जो कि मेनली जबलपुर और इटारसी में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में कितने आयुध कारखाने हो जाएंगे हमें, टोटल 6। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर अगला है किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो दोस्तों वो है एंथ्रीसाइट। क्या है, एंथ्रीसाइट। कोयले की मेनली 4 होती है, तो एक तो हमारा हो जाएगा एंथ्रीसाइट, दूसरा है हमारा बिटुमिनस, तीसरा है फिर हमारा लेग्नाइट और फोर्थ होता है पीट। तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लेग्नाइट और पीट, ये कोयले की 4 क्वालिटी होती है। तो किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो हमारे एंथ्रेसाइट में होती है। और भारत में सिर्फ एकमात्र जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ही एंथ्रेसाइट टाइप का कोयला निकलता है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला हमारा कंप्यूटर का प्रश्न है FAT का पूरा नाम क्या है, दोस्तों ये भी नया क्वेश्चन है, आज मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ इसको भी। तो FAT का पूरा नाम क्या है, वो है फाइल एलोकेशन टेबल। क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल। तो कुछ क्वेश्चंस तो बोर्ड काफ़ी अच्छे पूछता है और कुछ क्वेश्चंस हमारे जो पुराने चलते आ रहे हैं वही चलते आते हैं। जैसे कि प्रश्न विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया, 5 जून, हर परीक्षा में पूछा जाएगा, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। तो FAT का पूरा नाम क्या है, तो वो है फाइल एलोकेशन टेबल। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है MS ऑफिस। क्या है, जो हमारा MS ऑफिस है क्या है, तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। महाराष्ट्र में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कुल कितने हैं, तो ये दोस्तों MP का पूछना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने महाराष्ट्र को पूछा है। तो महाराष्ट्र में विशेष रूप से कमजोर जनजाति कुल समूह कुल कितने हैं, तो टोटल कितने हैं, 3 है। कितने, टोटल 3 है। फिर अगला प्रश्न है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो वो होता है स्लिनेक्स। कौन सा होता है, स्लिनेक्स। तो श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। तो भारत और श्रीलंका के बीच में अगर पूछे कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो होता है हमारा स्लिनेक्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है किस अनुच्छेद में कृषि को छोड़कर सब पर कर लगाए गए हैं, तो हमारा कौन सा आर्टिकल है जिस पर जो हमारी फार्मर कृषि है इसको छोड़कर सब पे कर लगाए गए हैं, तो है आर्टिकल 246 यानी कि अनुच्छेद 246। तो किस अनुच्छेद में कृषि को छोड़कर सब पर कर लगाए गए हैं, तो अनुच्छेद 246, और कोई सा भी ऐसा शिफ्ट नहीं गया है।
जिसमें अनुच्छेद नहीं पूछे तो अनुच्छेद भी पूछ रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे अनुच्छेद पूछ रहा है, तो अब इसको पढ़ लें। फिर अगला हमारा किस देश का कोई लिखित संविधान नहीं है, तो दोस्तों वो है ब्रिटेन, विकल्प के अनुसार। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका लिखित संविधान नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार क्या करेक्ट रहेगा हमारा ब्रिटेन। तो किस देश का लिखित संविधान नहीं है, तो ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है। और दोस्तों हम देख रहे हैं एमपी पटवारी 21 मार्च का एग्जाम एनालिसिस, दोनों शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि डेली आपके लिए हम एग्जाम एनालिसिस लेकर आ रहे हैं। और अगर आपने प्रीवियस जो हमारे देखने हैं आपको एनालिसिस, तो उसका प्लेलिस्ट में आज बना के डाल दूंगा, तो आप उसमें 15 मार्च से ही सारे एनालिसिस देख सकते हैं। अगला प्रश्न है असीरगढ़ के किले में सबसे ऊपर जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों जो असीरगढ़ का किला है बुरहानपुर जिले में, इसके ऊपर जो जामा मस्जिद बनी है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो करवाया था आदिल शाह फोर्थ ने। किसने? आदिल शाह चतुर्थ ने क्या करवाया था, उसका निर्माण करवाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा असीरगढ़ के किले में सबसे ऊपर जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, आदिल शाह फोर्थ ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है अपर लेक बोट क्लब मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो हमारे भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। तो दोस्तों यहाँ पर सर्फिंग होने लग गई अब तो, और नेवी का सर्फिंग स्कूल भी खुल गया है, पैरासेलिंग स्कूल। तो अपर लेक बोट क्लब मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो वो है अपर लेक बोट क्लब मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भोपाल। मैंने बोल्ट बोल दिया था, तो भोपाल बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। अच्छा भोपाल कब जिला बना, तो भोपाल जिला बना हमारा 1972 में। कब? 1972 में भोपाल जिला बना है। क्योंकि हाल फिलहाल में एक तो शाजापुर जिले का और एक साथ गुना जिले का, इनका डेट पूछ ली गई थी कि जिले कब बने हैं, तो इसलिए इसका आप देख लेते हैं हम। भोपाल का बना 1972 में। अगला प्रश्न है सतपुड़ा की रानी किसको बोलते हैं, तो क्वीन ऑफ सतपुड़ा, तो वो हमारा पंचमढ़ी। क्या है? पंचमढ़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पंचमढ़ी में ही मध्य प्रदेश की ऊंची चोटी कौन सी? वो है धूपगढ़। कौन सी? धूपगढ़ बिल्कुल करेक्ट है। और जिला कौन सा पड़ता है पंचमढ़ी का, तो नर्मदापुरम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो दोस्तों भारत में टोटल कितनी? 12 महारत्न कंपनियां हो गई। पहले 11 थी, 10 थी, फिर 11 या 12 हो गई है। तो भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, वो है 12। और दोस्तों जितनी महारत्न कंपनियां सभी गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट है। यानी कि इनमें मैक्सिमम स्टेक किसका है, वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट का यानी केंद्र सरकार का है। तो भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो टोटल 12 महारत्न कंपनियां, जैसे कि सेल, भेल, गेल, पीपीसीएल, एचपीसीएल। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी, तो जो हम दोस्तों हमारा तक्षशिला है यह किस महाजनपद की राजधानी थी, तो वो थी गांधार की। गांधार यानी कि वर्तमान का अफगानिस्तान प्रदेश, या सॉरी देश है अफगानिस्तान। तो तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी, तो वो थी गांधार की। और यह वर्तमान क्या हो गया? अफगानिस्तान। और यहाँ पे राज किसका है, तो वो है तालिबान का। किसका? तालिबान का। फिर अगला हमारा स्टोरेज डिवाइस है तो आप कितने गीगाबाइट तक स्टोर कर सकते हैं, तो क्या लिखा है? स्टोरेज डिवाइस है तो आप कितने गीगाबाइट तक स्टोर कर सकते हैं, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो डीवीडी एक ऐसा स्टोरेज है जिसमें अधिकतम 17.8 GB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो दोस्तों डीवीडी से जुड़ा हुआ प्रश्न था, ये कुछ कंफर्म नहीं है। तो स्टोरेज डिवाइस, अच्छा डीवीडी ऐसा होगा प्रश्न कि डीवीडी एक स्टोरेज डिवाइस है, इसमें आप कितने गीगाबाइट तक स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों डीवीडी हमारा है एक स्टोरेज डिवाइस, इसमें हम अधिकतम 17.08% डाटा स्टोर कर सकते हैं। फिर अगला हमारा प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में किसका उपयोग हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब का और वाल्व का। तो कंप्यूटर जिसने अच्छे से पढ़ रखा हो उसको पता ही है कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में किसका उपयोग होता है, तो वैक्यूम ट्यूब और वाल्व का होता है। और जो चार्ल्स बेबेज है उनको क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का पितामह। क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का पितामह कौन? चार्ल्स बेबेज। ये बिल्कुल हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं हम। केमिस्ट्री का प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का परमाणु आकार क्या होता है, तो वो क्या है? घटता है। जैसे दोस्तों आज वर्तमान का हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आधुनिक आवर्त सारणी, उसके आवर्त में हम जब बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का परमाणु आकार क्या होता है, तो वो क्या है? घटता है। क्या होता है? घटता है, यानी कि माइनस में जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्रुवीय ज्योति का घर कहलाता है। क्या है प्रश्न? कि ध्रुवीय ज्योति का घर कहलाता है, तो करेक्ट आंसर है वायुमंडल का ऊपरी भाग। तो जो हमारा वायुमंडल का एटमॉस्फेयर का ऊपरी भाग है उसको क्या बोलते हैं? ध्रुवीय ज्योति का घर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है गणगौर नृत्य श्योपुर में कब मनाया जाता है, तो माना जाता है चैत्र मास में। कब? चैत्र मास में। वर्तमान में चैत्र मास से चल रहा है। तो गणगौर नृत्य श्योपुर में कब मनाया जाता है, तो चैत्र मास में मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों अभी जो 1 तारीख से जो हमारा हिंदू नववर्ष है इसमें विक्रम संवत कौन सा शुरू हुआ है, तो वो है 2080। कितना? 2080 विक्रम संवत शुरू हुआ है। प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं। और जो हमारा विक्रम संवत है ये किसके ऊपर चला गया था, शक संवत। यानी जो सम्राट विक्रमादित्य थे उन्होंने शकों पर जीत हासिल करी थी और उन्होंने फिर शक संवत को खत्म करके क्या चला दिया था? विक्रम संवत चला दिया था। और वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत है हमारा? 2080वां। बिल्कुल आप इसको याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में किस वर्ष निवेश पोर्टल चालू किया गया था, तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है। ये प्रश्न आया था कि मध्य प्रदेश में किस वर्ष निवेश पोर्टल चालू किया गया। फिर अगला प्रश्न है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो हमारा एशिया महाद्वीप है। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच में होता है, तो सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास होता है भारत और सिंगापुर के बीच में। किसके? भारत और सिंगापुर के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, वो होता है हमारा सिम्बेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर।
सिंगापुर की राजधानी क्या है, तो सिंगापुर सिटी, और करेंसी की बात करें तो सिंगापुर डॉलर। फिर अगला है हमारा हिंदी का प्रश्न, पुस्तक मेज पर रखिए, इसमें कौन सा कारक होगा। क्या है कि पुस्तक मेज पर रखिए, इसमें कौन सा कारक होगा, तो अधिकरण कारक। कौन सा अधिकरण कारक होगा इसमें, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पुस्तक मेज पर रखिए, इसमें कौन सा कारक है, तो अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न हमारा, गर्मियों में रोज नहाया करो, ये किस प्रकार का वाच्य है, तो क्या है कि गर्मियों में रोज नहाया करो, ये कैसा वाच्य है, तो हमारा भाववाच्य। क्या है, भाववाच्य है। फिर अगला प्रश्न है, जो प्रणाम करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो वो है प्रणम्य। क्या है, प्रणम्य, यानी जो प्रणाम करने योग्य है वो क्या है, प्रणम्य। जैसे कि कोई भी हमारे देवता वगैरह वो क्या है, प्रणाम करने योग्य है, तो क्या बोलेंगे उसको हम, प्रणम्य। फिर अगला है हमारा, जड़ काटते जाए पानी देते जाए, ये क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जड़ काटते जाए पानी देते जाए, ये क्या है, तो दोस्तों क्या है, लोकोक्ति है। आपने पढ़ा होगा मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तो क्या है, लोकोक्ति है कि जड़ काटते जाए और पानी देते जाए, तो क्या है, ये एक लोकोक्ति है। चलिए अगली स्लाइड पर पढ़ते हैं। अगले हमारे ए जी ओ जी किस प्रकार के कारक हैं, तो वो है संबोधन कारक। क्या है, संबोधन कारक। और दोस्तों अगर आपको ये आवाज़ सुननी है तो पढ़ना पड़ेगा, जिस पर पटवारी में सिलेक्शन ले लेना, नहीं तो ए जी ओ जी की आवाज़ आपको सुनाने वाली नहीं है। तो ए जी और अजी किस प्रकार के कारक हैं, तो ये हमारे कौन सा कारक है, संबोधन कारक है, जो कि मेनली वाइफ हस्बैंड के लिए यूज़ करती है, संबोधन कारक। फिर अगला है, हर्ष यातना पीड़ा खेद उपरोक्त में से कौन सा असंगत है, तो हमारा हर्ष यातना पीड़ा खेद उपरोक्त में से कौन सा असंगत है, तो वो है हर्ष। क्या है, हर्ष। क्योंकि दोस्तों हर्ष क्या है, खुशी वाला हमें संकेत दे रहा है, और यातना पीड़ा खेद एक दुखद संकेत दे रही है, तो अलग हो जाएगा। तो हर्ष यातना पीड़ा खेद उपरोक्त में से कौन असंगत है, तो हर्ष बिल्कुल असंगत है। चलिए देखते हैं कुछ और। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा ये टोटल, हमने 21 मार्च के दोनों शिफ्ट के एनालिसिस हमने देख लिया है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट 21 मार्च 2023 के। अब 22 मार्च का लेकर आएंगे थोड़ी देर में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने वीडियो पूरा देखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप सभी इसको शेयर भी कर दें। अगर आपको 15 मार्च वगैरह देखने, 15 मार्च 16 मार्च 17 मार्च, तो उसका मैंने पूरा वीडियो बना के डाल दिया है, वो अभी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा यार, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब में समानता लाइएगा, यानी कि आप जितने व्यूज आते हैं उतने सब्सक्राइबर भी आने चाहिए। क्योंकि आप चैनल तो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं। मैं जब चैनल के डेमोग्राफिक देखता हूँ तो 80% ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और वो वीडियो देख रहे हैं। तो ऐसा ना करें यार, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आपका कोई डाउट हो या सुझाव हो तो कमेंट में मुझे जरूर भेज दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।